सुप्रीम कोर्ट के भीतर बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने तहलका मचा दिया है। वो फिल्मी डायलॉग तो आपको याद होगा कि एक एक को चुन चुन के मारेंगे। ठीक उसी तरह से केचुआ की एक एक बात पर एडीआर ने तथ्यों और तर्कों की मिसाइल का बौछार कर दिया है। जिस चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह भी मानने से इनकार कर दिया था, उस चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था, उसमें जो बातें कही थी, उन बातों पर एडीआर ने जो कहा है वो आप सभी को ध्यान से सुन लेना चाहिए। क्योंकि अब चर्चा यहाँ तक निकल पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी और गुजराती जोड़ी जब विपक्ष को डिफीट नहीं कर पा रहे हैं तो डिलीट करना चाहते हैं। बात यहां तक चल पड़ी है कि अब जब जनता बीजेपी को वोट नहीं करना चाहती तो अपने खिलाफ वाली जनता को बीजेपी वोटर मानने से ही इनकार करना चाहती है। यानी जो भाजपा को वोट नहीं दे सकता वो वोट ही नहीं दे सकता। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये सारा काम तो चुनाव आयोग कर रहा है, यानी केचुआ कर रहा है, बीजेपी की बात क्यों हो रही है। तो मसला ये है कि क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है? क्या बीजेपी और चुनाव आयोग में कोई फर्क नजर आता है? और फिर जिस चुनाव आयोग में तमाम अधिकारी जो टॉप लेवल के हैं, उन सबको मोदी शाह की जोड़ी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा से बल्कि दूसरों की अनिच्छा से बिठाया है, जबरदस्ती बिठाया है, सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा के बिठाया है, तो इस बात में किसी को कैसे कोई संदेह हो सकता है कि चुनाव आयोग के भीतर बैठे ये तीन लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, किसके लिए और किसके फायदे के लिए काम कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि सामने से सवालों का जवाब देने की बजाय गोदी मीडिया के लपट झंडिसों को चोरी छिपे व्हाट्सएप पर मैसेज ही आया जा रहा है कि फला मामले में मेरे नाम से फला फला जवाब चला दो, जनता को टोपी पहना दो। अब सामने आने की हिम्मत तो वही नहीं कर पाता है जो चोर होता है। तो आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले पर एडीआर ने क्या क्या जवाब दिया है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें कि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, भूलिएगा नहीं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा करिए ताकि हमें भी पता चले कि आप किस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आप हैं, न हम हैं और न वो है ऊपर जो बैठे हैं। देश की जनता मालिक है और जनता की बात सामने आनी चाहिए। इसलिए वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो आ रहा हो उसे लिख कर जाया करिए। एक बात और याद दिला दें, यूट्यूब पर हमारा ये दूसरा चैनल है। यहाँ पर फिलहाल आपके लिए बकैती एक्सप्रेस चल रही है। लोकहित इंडिया वाली वीडियो देखकर दिमाग में अगर थोड़ा बहुत तनाव आ जाए तो वहाँ जाके फ्रेश हो जाया करिए। तो मसला ये है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में एडीआर ने साफ साफ कहा है कि ये सीधे सीधे वोटर्स यानी मतदाताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी है, यानी फ्रॉड है। यानी केचुआ के काम को एडीआर ने फ्रॉड करार दिया है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। तो फ्रॉड क्यों है और कहां कहां केचुआ फंसता हुआ दिख रहा है उसको समझिए। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केचुआ जो मतदाताओं की नागरिकता सत्यापित करने की बात कर रहा है वो उसी के पिछले फैसलों के विपरीत है। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में केचुआ ने तर्क दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत मतदाताओं की नागरिकता को सत्यापित करने का अधिकार उसके पास है, और यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने का नहीं है। इस मामले पर याचिकाकर्ता एडीआर ने कहा, अच्छा पहले तो आपको यह बता दें कि एडीआर गैर लाभकारी संस्था है जो कि भारत में चुनावी सुधारों पर काम करती है। उसने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर्स की नागरिकता सत्यापित करने का अधिकार उसके पास है, मगर लाल बाबू हुसैन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले इस बात से अलग ही बात कहते हैं, क्योंकि उनमें कहा गया है कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी नए आवेदकों की है। यानी जो व्यक्ति पहली बार वोटर बनना चाहता है, जैसे मैं 18 साल की उम्र धारण कर रहा हूं और मैं पहली बार वोटर बनना चाहता हूं, तो उसे कागजात देने की जरूरत है, न कि जो पहले से लिस्ट में जिनका नाम शामिल है उन लोगों को। और सुनिए, एक अन्य मामले में यानी इंद्रजीत बरुआ बनाम चुनाव आयोग 1985 के मामले में अदालत ने कहा था कि वोटर लिस्ट में नाम होना प्रथम दृष्टया नागरिकता का प्रमाण है। यानी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप नागरिक हैं, क्योंकि नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होता है। और यदि कोई इसे चुनौती देता है तो वो सामने वाले की जिम्मेदारी है। यानी अगर केचुआ को लगता है कि कोई व्यक्ति वोट देने के लायक नहीं है तो वो चुनाव आयोग साबित करेगा कि फला आदमी वोटर होने के लायक नहीं है, वोटर लिस्ट में उसको नहीं होना चाहिए। ऐसे समझिए कि अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि किसी विधानसभा में ये 100 लोग हैं जो कि वोटर बनने के लायक नहीं हैं, ये फर्जी नाम जुड़े हुए हैं, तो केचुआ की ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों को साबित करे कि आप वोट देने के लायक नहीं है। लेकिन केचुआ ने क्या कह दिया, चलो भैया सभी लोग बताओ कि तुम वोट देने के लायक हो कि नहीं। एडीआर ने यह भी तर्क दिया है कि चुनाव आयोग ने यह साफ साफ नहीं बताया कि पहले से स्थापित प्रक्रिया को नए दस्तावेजों की जरूरत और नए गणना फॉर्म में क्यों बदला गया। यानी पहले से जो नियम चल रहे हैं, जो प्रक्रिया चली आ रही है, उसमें अचानक से बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ गई। एडीआर ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने विदेशी नागरिकों या अवैध प्रवासियों के मतदान सूची में शामिल होने की शिकायतों का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। अब याद करिए, पिछले दिनों गोदी मीडिया
पर सूत्रों के हवाले से सब चिल्लाने लगे, एकदम बरगलाने लगे कि बिहार में न जाने कितने बांग्लादेशी, नेपाली और पाकिस्तानी आ गए। चुनाव आयोग ने न तो इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी दी और न ही गोदी मीडिया की खबरों को नकारा। अब सोचिए, अगर इसमें केंचुआ की सहमति न होती इस फर्जीवाड़े में, झूठ फैलाने में, तो ज्ञानेश गुप्ता सामने आकर कहते न कि गोदी मीडिया वालों जो दिखा रहे हो वो गलत है, हमें कोई विदेशी नागरिक नहीं मिला है। मगर केंचुआ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस खेल में सब शामिल नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करने पर विचार किया जाए। हालांकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए, कि आपका काम आदेश देना है, सलाह देना नहीं। विचार करिए क्या होता है। साफ साफ कह देते कि इन तीनों को भी शामिल कर लो, मगर साफ साफ नहीं कहा गया और उसी बात का फायदा केंचुआ ने उठा लिया। हो सकता है फायदा देने के लिए ही ये बात कही गई हो, सलाह के रूप में। केंचुआ ने कह दिया कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती, वोटर आईडी कार्ड पुरानी सूची पर आधारित है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और राशन कार्ड में बहुत सारा फर्जीवाड़ा है, इसलिए उसको शामिल नहीं कर सकते। अब इस मामले पर एडीआर ने कहा है कि केंचुआ अगर ये मानता है कि राशन कार्ड वगैरह धोखाधड़ी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी फर्जी हो सकता है, तो जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है वो भी तो फर्जी तरीके से बनाए जा सकते हैं, झूठ के आधार पर मिल सकते हैं। अब याद करिए, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इस मामले पर विस्तार से बात किया था, कहा था, सवाल किया था कि क्या इस देश में फर्जी आधार कार्ड नहीं बनता, फर्जी मार्कशीट नहीं बनती, फर्जी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, और कौन सा ऐसा फर्जी कागज है जो नहीं बनता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री के पास फर्जी डिग्री होने का आरोप लगता है और इतने साल से अब तक वो दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो फिर किसके कागज पर कैसे भरोसा किया जाए। फर्जीवाड़ा तो कहीं भी हो सकता है। और हाल ही में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में पता चला था कि बीएलओ को जो भी कागज मिल रहा है वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट करके जमा कर देता है, तो उसके पास जांचने का कोई उपाय भी नहीं है और जांचने के लिए कहा भी नहीं है। यानी केंचुआ का यह मानना है कि राशन कार्ड फर्जी हो सकता है, मगर जो 11 दस्तावेज उसने मांगे हैं वो फर्जी नहीं हो सकता, जबकि ये बात पूरी तरह से अतार्किक है, झूठ है। समझने वाली बात यह भी है कि केंचुआ ने आधार कार्ड को कह दिया कि इससे नागरिकता साबित नहीं होती, लेकिन उसी आधार कार्ड के आधार पर बने हुए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसी चीजों को स्वीकार कर लेता है। यह भी एकदम बेतुकी बात समझ में आती है। केंचुआ फंसता हुआ दिख रहा है। इन्हीं चीजों को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार के वोटर्स के साथ भयंकर वाली धोखाधड़ी हो रही है। इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए थे बड़े स्तर पर उसका उल्लंघन किया जा रहा है। कहा गया कि बीएलओ हर घर जाकर, घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता को 2 फॉर्म देगा, लेकिन कई मतदाताओं ने बताया कि उनके फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिए गए, जबकि कभी किसी बीएलओ से उनकी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने किसी दस्तावेज पर साइन नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया, यहां तक कि मरे हुए लोगों के भी फॉर्म जमा करवाने की खबरें हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के ग्राउंड रिपोर्ट को भी बड़े स्तर पर एडीआर ने आधार बनाया है। वैसे जिस तरीके का खुलासा वरिष्ठ पत्रकार ने लगातार पिछले कई हफ्तों में किया, उसके बाद केंचुआ को माफी मांगते हुए या तो चीजों में सुधार करना चाहिए था या फिर इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देना चाहिए था। मगर आप तो जानते ही हैं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, टारगेट क्या है। पर्दाफाश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले वीडियो में ही मैंने कहा था कि मूल टारगेट क्या है। ऑन कैमरा बार बार ये दिखाया गया कि किस तरीके से मरे हुए लोगों के नाम का हस्ताक्षर कर्मचारी खुद ही कर दे रहे हैं, और पकड़े जाने पर बार बार झूठ बोलवाया जा रहा है। उन्हीं कर्मचारियों से झूठ भी पकड़ा जाता है, मगर अमृतकाल में बेशर्मी और बेहयाई की कोई सीमा नहीं रह गई। इसीलिए सब अपनी अपनी चाल में मस्त है। एडीआर ने कहा कि गणना प्रपत्रों की जांच या दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, जो कि ईआरओ को मनमाना और बेलगाम तथा अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां दे देता है, जिसके कारण बिहार में बड़ी आबादी में वोट देने से लोगों को रोका जा सकता है। 24 जून को चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि बिहार में आखिरी व्यापक पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, और 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो मौजूदा मतदाताओं के लिए नागरिकता के लिए प्रमाणित प्रमाण के रूप में काम करेगी, तथा 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने कम से कम माता पिता की नागरिकता के प्रमाण की आवश्यकता बताई। हालांकि अगर वो लोग 2003 की वोटर लिस्ट में थे तो उसे स्वीकार किया जा सकता था। इसे लेकर एडीआर ने सवाल उठाया और तर्क दिया कि 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स का मताधिकार छीना जा सकता है, उनके लिए ज्यादा खतरा है। एडीआर ने यह भी कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही अचानक से यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है, जबकि साल 2025 की जनवरी में ही संशोधित वोटर लिस्ट सामने आई थी। उसी लिस्ट का प्रयोग इस चुनाव में क्यों नहीं किया जा सकता। साल 2025 में ही चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी किया था बिहार को लेकर, उसमें बताया गया था कि 12,03,000 नए नाम जोड़े गए, साथ ही 4,09,000 नाम हटाए गए। दुनिया में लोग आते हैं जाते रहते हैं, यानी पैदा होते हैं मरते हैं, 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनका नाम जुड़ता है, जो अलविदा कह जाते हैं वो सूची से हटा दिए जाते हैं। तो अभी जब 7-8 महीने पहले ये काम हुआ, फिर अचानक से क्या जरूरत पड़ गई। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि
चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों की चिंताओं को दूर करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है, मगर समझने वाली बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग से एसआईआर जैसी प्रक्रिया अपनाने को नहीं कहा था। ये बात ठीक वैसे ही है कि हम किसानों का भला करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कृषि कानून लाए हैं, मगर पता चला कि किसी किसान से बात नहीं हुई, किसी किसान ने इस तरह का कानून मांगा नहीं, बल्कि मना करते रहे कि हमको नहीं चाहिए। साल भर तक धरना देते रहे, 700 से ज्यादा किसान मारे गए, फिर भी पता नहीं चला। ये मामला ठीक वैसे ही है जैसे अग्निवीर में कह दिया गया कि हम अग्निवीर पैदा करेंगे, जबकि किसी ने इसकी डिमांड नहीं की थी, सेनाओं ने भी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मना किया था। उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। तो तमाम पार्टियों की चिंता ये थी कि वोटर कैसे बढ़ रहे हैं, वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की संख्या कैसे बढ़ रही है, विपक्षी दलों के वोटर गायब क्यों हो जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के वोटरों की संख्या बढ़ कैसे जाती है, जो नए वोटर आते हैं सब वो एक ही पार्टी के वोट कैसे दे रहे हैं। यानी उनकी चिंता कुछ और थी और यहाँ केचुआ काम कुछ और करने लगा, जिसके लिए किसी ने भी कहा नहीं था, किसी ने डिमांड नहीं की थी। इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसे 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं के फॉर्म मिल चुके हैं, जिन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और लगभग 65 लाख नाम हटाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये 65 लाख नाम किस आधार पर हटाए जाएंगे। एडीआर ने यह भी बताया है कि वोटरों को पता ही नहीं है कि उनका फॉर्म जमा हो गया। बहुत सारे लोगों को ना तो जानकारी है कि जमा हो गया, न ही उनकी सहमति ली गई और बीएलओ अपने से ही फॉर्म भर के अपलोड किए जा रहे हैं। अधिकांश लोगों को पावती भी नहीं मिली है, यानी रसीद नहीं मिली है। कल को उनका नाम कट दिया जाए तो वो कैसे साबित करेंगे? आप बताइए, कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने फॉर्म भरा था कि नहीं? अच्छा, एक बात और समझने वाली है, चुनाव आयोग के तमाम तर्क और उस पर एडीआर के जवाब या फिर अजीत अंजुम जी की ग्राउंड रिपोर्ट या फिर जनता के माध्यम से मिल रही बातें, ये सब देखने सुनने के बाद अपने आप में बिल्कुल साफ हो जाता है कि क्या हो रहा है और चुनाव आयोग करना क्या चाहता है, उसका टारगेट, उसका मकसद क्या है। मगर इन सब को यदि हम किनारे रख दें तो आप दर्शक बार बार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप अपना आकलन बताइए, वो हमें ज़्यादा समझ में आ जाता है आसान भाषा में। तो देखिए, हमारा अपना आकलन मैंने एसआईआर मामले पर जो पहला वीडियो किया था उसी में दे दिया था। उस वक्त न तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, न ही कोई राजनीतिक दल इसे लेकर बवाल कर रहा था, न ही अजीत अंजुम जी की ग्राउंड रिपोर्ट आई थी, न जनता की नाराजगी सामने आई थी। इन सब के आए बिना ही मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि केचुआ और गुजराती जोड़ी के पुराने षड्यंत्रों को देखकर ये बात पूरे भरोसे के साथ कही जा सकती है, संदेह जताया जा सकता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि कुछ लाख वोटरों को, खासकर विपक्ष के वोटरों को हटाया जा सके। और जैसा कि पिछले कई साल से आरोप लग रहा है, भाड़े के वोटरों से एक पार्टी को चुनाव जितवाया जा सके। ये भाड़े के वोटर देश भर में घुमा घुमा कर कथित रूप से वोट डलवाए जाते हैं। अब जरा समझिए कि बिहार में जो मरे हुए लोग के फॉर्म साइन किए जा रहे हैं और उनके नाम पर यानी प्रार्थी के नाम पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिंदा हो सकते हैं। उनके नाम पर ये भाड़े के वोटर भेज दिए जाएं, जो कभी इस विधानसभा में कभी उस विधानसभा में जाकर वोट डालेंगे। और एक विधानसभा में अगर विपक्षी पार्टी के 3-4 हज़ार वोट भी कम हो जाए, सत्ता पक्ष के 3-4 हज़ार वोट बढ़ जाएं, अगर दोनों मिलाकर 8-10 हज़ार का अंतर आ जाए तो बड़ी आसानी से किसी को बड़े अंतर से जिताया जा सकता है, किसी को हराया जा सकता है। अच्छा, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और वोटर ID कार्ड को, राशन कार्ड को शामिल न करने को लेकर भी मैंने कहा था कि ये सारे कागजात इसलिए नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि ये शामिल करने का मतलब है कि ज्यादातर आबादी इसके अंडर में आ जाएगी। ये कागजात ज्यादातर लोगों के पास हैं, हालांकि बहुतों के पास ये भी नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर के पास हैं। और आधार कार्ड को शामिल करने का मतलब है कि टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसे छांटा गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी केचुआ ने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप शुरू से देखें कि साल 2019 के चुनाव को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे, तमाम पत्रकारों ने रिसर्च करके निकाला, चुनाव आयोग के ही डेटा को देखकर बताया कि कैसे 372 से अधिक सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में बड़ा अंतर मिला। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को अपने कब्जे में लिया, अपने लोगों को वहां बिठाया गया। जाहिर सी बात है, अपने लोगों को इसीलिए बिठाया गया ताकि वो वहां बैठकर मोदी शाह की चाटुकारिता करें, उनका काम करें, उनकी सत्ता बरकरार रखें। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि अगर एक परीक्षार्थी कहे कि कक्षा में जो इन्विजिलेटर है वो मेरे घर का नौकर होगा और इसके लिए वो जबरदस्ती करे, लठ लेकर खड़ा हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या समझेंगे? क्या ये सब समझने में आप सक्षम नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? जाहिर सी बात है, उसे परीक्षा में चोरी करनी है, नकल करनी है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव को देख लीजिए, जिनमें मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बराबरी का मामला होगा। लोगों में नाराजगी है। उस मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत भाजपा की हुई। वही हाल महाराष्ट्र में रहा, हरियाणा में रहा, दिल्ली में हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरीके से वोटिंग के बाद, कई दिन बाद वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहे थे। तमाम जगहों से सवाल उठे, केचुआ ने किसी का जवाब नहीं दिया। सड़क छाप शायरी सुनाकर चला जाता था, भाग जाता था, मगर सवालों के जवाब नहीं देता था।
एक तरफ सत्ता पक्ष को खुली छूट, झूठ बोलने की, नफरत फैलाने की, सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगने की, दूसरी तरफ विपक्ष की गर्दन पर तलवार लटकाने के लिए वही चुनाव आयोग एकदम तैयार नजर आता है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद भी आखिर किस बात पर भरोसा किया जाए? अब देखना यह है कि 28 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। एक बात और याद दिला दें, यदि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के मामले में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही किया होता और सुनवाई किया होता तो आज मामला लोगों के मताधिकार को छीनने तक पहुंचता ही नहीं। साल 2019 की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी 2024 के चुनाव के दौरान। 5-5 साल तक चुनाव से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में लटकते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के तथाकथित बड़के जजों के पास समय नहीं होता है सुनवाई करने के लिए। यही जज घूम घूम कर देश भर में भाषण देते हैं, यहाँ वहाँ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए इनके पास समय है, कभी इस चैनल में कभी उस चैनल में जाकर बकैती करने के लिए टाइम है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है। ये सारी बकैती, सारा खर्च आपके पैसे से इनका चलता है, यानी आपके पैसे से अय्यासी करते हैं, मगर मामलों पर, आपके मामलों पर सुनवाई करने का समय नहीं है। सवाल यह है कि बड़े बड़े जज जो कुछ ही महीनों के लिए चीफ जस्टिस बनते हैं या फिर जज बनते हैं, जस्टिस बनते हैं, तो वो जनता के काम छोड़कर, अदालत के काम छोड़कर यहाँ वहाँ भाषण देने क्यों चले जाते हैं? क्या इतना फालतू समय उनके पास है? अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में ही हमने देखा, एक तरफ वोटिंग चालू है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि वोटिंग मशीन से होगी या फिर पेपर बैलेट से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश भी दिए, जिन निर्देशों की चटनी बना के मोदी साहब के केंचुआ ने चूहों को चटा दिया। इसके बाद भी कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लटके पड़े हैं। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जजों के पास टाइम नहीं है सुनवाई के लिए। उधर होने वाले यानी अगले चीफ जस्टिस जो हो सकते हैं, जस्टिस सूर्यकांत, साल 2025 की होली से पहले कह चुके हैं कि होली के बाद चुनाव से संबंधित इन मामलों में हम सुनवाई करेंगे। लेकिन ये कहने के बाद शायद गब्बर सिंह बन गए होंगे। अब पूछ रहे होंगे कि होली कब है होली? हुजूर की होली अब तक नहीं आई। देखते जाइए कितनी होली गुजर जाएगी, न सुनवाई होगी न फैसला आएगा और लोकतंत्र की अम्मा का चीरहरण ऐसे ही कुछ लोग करते रहेंगे। वैसे भी जिस देश में दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे आदमी की कोई औकात नहीं है, जिस देश में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जबरिया ले लिया जाता हो, उस देश में केंचुआ के कुछ अधिकारियों की हैसियत ही क्या होगी बताने की जरूरत नहीं है। वैसे हैसियत क्या होगी आप लोग तो बता ही सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।